नमस्कार, इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर। जी नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी से, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हिंदी में इसका मतलब है जैव विविधता और संरक्षण। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगी, पर इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। हाँ, अगर हम इसे तोड़ के देखें तो बायो और डाइवर्सिटी। एकदम सही। बायो यानी जीवन और डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी पर मौजूद जीवन के अलग अलग रूप। मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े। बिल्कुल, वो सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। एक छोटे से कीड़े से लेके विशाल व्हेल तक, और एक छोटे से घास के तिनके से लेके ऊंचे बरगद के पेड़ तक, ये सब बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोच कर बताइए, अगर ये विविधता ना हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है। हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो एक दूसरे पर निर्भर है। एक पूरी चेन बनी हुई है। जैसे हमें भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है। सही कहा। अनाज, फल, सब्जियां, सब कुछ। और सिर्फ भोजन ही नहीं, दवाइयां भी। बहुत सारी दवाइयां पेड़ पौधों से बनती हैं, जैसे तुलसी है, नीम है। ये तो हमारे घरों में ही इस्तेमाल होते हैं। और जलवायु पर भी तो इसका असर पड़ता होगा, जैसे जंगल बारिश लाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, जंगल बारिश लाने में, तापमान को नियंत्रित करने में, और सबसे जरूरी हमारी हवा को साफ करने में मदद करते हैं। और तो और हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी पर निर्भर है। खेती, मछली पकड़ना, पर्यटन, ये सब सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हैं। पर चिंता की बात यह है कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण ये विविधता ये तेजी से खत्म हो रही है। जी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। जंगल कट रहे हैं, जानवर विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए इस अनमोल खजाने को बचाना, यानी इसका संरक्षण करना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और जहां तक बोर्ड एग्जाम की बात है, ये चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम हर टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। तो चलिए, इस अध्याय में हम पृथ्वी के उन घने जंगलों की सैर करते हैं जहां लाखों तरह के जीव रहते हैं। हम गहरे महासागरों के रहस्यों को जानेंगे और ये समझेंगे कि हमारा अपना अस्तित्व इस बायोडाइवर्सिटी से कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले इसका जो कोर आइडिया है उसे समझते हैं। हाँ, तो इसका कोर आइडिया है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब है, जैसा हमने अभी बात की, कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। बिल्कुल। अब इसके पहले पॉइंट पे आते हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें कहा गया है लाइफ इवॉल्व्ड ग्रेजुअली ऑन अर्थ। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, मतलब ये एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अरबों साल लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले बहुत ही सरल, मतलब सिंगल सेल रूपों में हुई थी। और फिर धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, उसके माध्यम से आज हम ये लाखों प्रजातियां देखते हैं। ये एक बहुत ही लंबी यात्रा रही है। तो जीवन को पनपने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली? ये हमारा अगला पॉइंट है, रोल ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, सन, प्लांट, एनिमल, अर्थ, वाटर साइकिल। अच्छा। तो सवाल उठता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा कहां से आती है? इसका मुख्य स्रोत है सोलर एनर्जी, यानी सूर्य की ऊर्जा। एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, और जीवन के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है पानी, जो वाटर साइकिल के माध्यम से पृथ्वी पर उपलब्ध रहता है। तो कह सकते हैं कि सूर्य और जल, ये बायोडाइवर्सिटी के 2 मुख्य स्तंभ हैं। इसके बाद एक और लिंक है, वेदरिंग एंड वेजिटेशन लिंक। हाँ, वेदरिंग एंड वेजिटेशन लिंक। जीवन सिर्फ हवा और पानी में ही नहीं है, बल्कि जमीन पर भी है। अब जमीन कैसे बनती है? चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया, जिसे वेदरिंग कहते हैं, उससे मिट्टी बनती है। और इसी मिट्टी में वेजिटेशन यानी वनस्पति उगती है। बिल्कुल। और यही वनस्पति जानवरों को भोजन और आश्रय, यानी रहने की जगह देती है। इस तरह पृथ्वी की जो भौगोलिक प्रक्रियाएं हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। एक बात और,
क्या पृथ्वी पर हर जगह एक जैसी बायोडायवर्सिटी है? नहीं, और यही हमारा अगला पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण असमान है। हाँ, मैप में दिख रहा है कि पोलर रीजन्स लो और ट्रॉपिक्स वेरी रिच। सही। आप देख सकते हैं कि पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र, जो बहुत ठंडे होते हैं, वहां बायोडायवर्सिटी लो यानी कम है। वहीं दूसरी ओर ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के पास हैं, वहां बायोडायवर्सिटी वेरी रिच यानी बहुत समृद्ध है। और ये एग्जाम के लिए भी एक जरूरी पॉइंट लगता है। बहुत ज्यादा। ये है हमारा एग्जाम पावर पॉइंट। एग्जाम पावर पॉइंट। Tropical regions show the highest biodiversity due to favorable climate, sunlight and rainfall. ये पॉइंट 5 मार्क आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। परीक्षा में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा क्यों होती है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ का फेवरेबल क्लाइमेट, अनुकूल जलवायु, जो न बहुत गर्म होता है न बहुत ठंडा। दूसरा, भरपूर सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। हाँ, यहाँ साल भर भरपूर सनलाइट मिलती है। और तीसरा, यहाँ रेनफॉल यानी वर्षा बहुत अधिक होती है। इन तीनों कारणों से ही यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इंट्रोडक्शन समझने के बाद अब हम बायोडायवर्सिटी की परिभाषा और अवधारणा को और गहराई से समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी। जी। तो सबसे पहले कोर मीनिंग बॉक्स। बायोडायवर्सिटी इज इक्वल टू बायो लाइफ प्लस डाइवर्सिटी वैरायटी टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये तो बहुत आसान है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, बायो का अर्थ है जीवन और डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। तो दोनों को मिलाकर बना पृथ्वी पर जीवित जीवों की विविधता। जी। इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद रखिए, ये 1 मार्क में पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट है नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। यही हमारी पृथ्वी को इतना अनूठा बनाती है। इसके बाद एक डायग्राम है जो लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी दिखा रहा है। हाँ, अब ध्यान से समझिए। बायोडायवर्सिटी को हम मुख्य रूप से 3 स्तरों पर देखते हैं। डायग्राम में लेबल्स हैं जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम। जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम। जी। पहला है जेनेटिक यानी आनुवांशिक विविधता, दूसरा है स्पीशीज यानी प्रजातीय विविधता, और तीसरा है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। इन तीनों स्तरों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। अगला पॉइंट इसे एक एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बताता है। बिल्कुल। प्रिमिटिव लाइफ, एवोल्यूशन, टाइमलाइन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। ये पॉइंट हमें याद दिलाता है कि आज हम जो भी बायोडायवर्सिटी देखते हैं वो करोड़ों वर्षों के एवोल्यूशन यानी विकास का परिणाम है। मतलब जीवन की शुरुआत प्रिमिटिव लाइफ यानी बहुत ही सरल जीवों से हुई। हाँ, और समय के साथ धीरे धीरे विकसित होकर आज के जटिल जीव जैसे पौधे, जानवर और इंसान बने। और इनकी संख्या कितनी है? अगला पॉइंट है ग्लोबल स्पीशीज एस्टिमेट्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। अर्थ अप्रॉक्सिमेटली 8.7 मिलियन स्पीसीज। एक अनुमान के अनुसार हमारी पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन यानी 87 लाख प्रजातियां हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इस ग्लोबल रिचनेस में सबसे बड़ा योगदान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का है। मतलब ट्रॉपिकल डोमिनेंस है। बिल्कुल। दुनिया की आधी से ज्यादा प्रजातियां इन्हीं ट्रॉपिकल जंगलों में पाई जाती हैं। और यहाँ फिर से वही एग्जाम पावर पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट फिर से दोहराने हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्जाम पावर पॉइंट: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स कंटेन द रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट, हाई रेनफॉल एंड सनलाइट। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ फेवरेबल क्लाइमेट, हाई रेनफॉल और सनलाइट है। इसे अच्छे से याद कर लें। जी। अब हम इन तीनों स्तरों को एक एक करके समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी ओवरव्यू। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, बायोडायवर्सिटी के 3 स्तर होते हैं। बिल्कुल। और इस सेक्शन का कोर कॉन्सेप्ट यही है। बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट्स एट 3 मेन लेवल्स। मतलब जैव विविधता 3 मुख्य स्तरों पर मौजूद है और ये तीनों स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला स्तर है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाँ, पहला स्तर है जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। इसका मीनिंग है वेरिएशन इन जीन्स विद इन द सेम स्पीशीज। मतलब एक ही प्रजाति के जीवों के जीन्स में पाया जाने वाला अंतर। बिल्कुल। उदाहरण के लिए हम सभी इंसान होमो सेपियंस एक ही प्रजाति के हैं,
लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। किसी की आंखों का रंग अलग है, किसी के बालों का, किसी की लंबाई अलग है। ये अंतर हमारे जीन्स की वजह से है। यही जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि लिखा है, इंश्योर्स अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल। यह प्रजाति को बदलते पर्यावरण में अडेप्ट करने और सर्वाइव करने यानी जीवित रहने में मदद करती है। अच्छा, अब दूसरा स्तर स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा स्तर है स्पीशीज डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता। इसका मीनिंग है वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ रीजन। मतलब किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता। हाँ, जैसे एक जंगल में आपको शेर, बाघ, हिरण, बंदर, कई तरह के पक्षी और पेड़ पौधे मिलेंगे। ये उस जंगल की स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। हर प्रजाति की अपनी एक भूमिका होती है। और तीसरा और सबसे बड़ा स्तर वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। इसका मीनिंग है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट्स। इसका मतलब हुआ अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स का होना। जी, जैसे भारत में आपको हिमालय के पहाड़ी इकोसिस्टम मिलेंगे, थार का रेगिस्तानी इकोसिस्टम मिलेगा, समुद्र तटीय इकोसिस्टम मिलेगा और घने जंगलों का इकोसिस्टम भी मिलेगा। ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है जो जीवों को अलग अलग तरह के हैबिटेट यानी निवास स्थान प्रदान करती है। प्रोवाइड्स हैबिटेट डाइवर्सिटी। नीचे एक कंसेप्चुअल कंपैरिजन डायग्राम भी है। हाँ, ये चित्र दिखाता है कि ये तीनों स्तर कैसे जुड़े हैं। जीन्स मिलकर स्पीशीज बनाते हैं और अलग अलग स्पीशीज मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। ये एक पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे आधार पर जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और इसका एग्जाम पावर पॉइंट क्या है? एग्जाम पावर पॉइंट: all three levels together maintain ecological stability and survival of life on earth। ये 3 मार्क क्वेश्चन के लिए एक परफेक्ट कंक्लूजन है। बिल्कुल। परीक्षा में अगर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर सवाल आए तो आप अंत में ये लाइन जरूर लिखें कि ये तीनों स्तर जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम मिलकर पृथ्वी पर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पारिस्थितिकी स्थिरता और जीवन के सर्वाइवल अस्तित्व को बनाए रखते हैं। चलिए, अब हम बायोडाइवर्सिटी के पहले लेवल को और विस्तार से समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जी, तो एक बार फिर से परिभाषा को दोहराते हैं। कोर मीनिंग बॉक्स में लिखा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू वेरिएशन इन जीन्स विद इन द सेम स्पीशीज। मतलब एक ही प्रजाति के भीतर जीन्स में पाई जाने वाली वेरिएशन यानी भिन्नता। बिल्कुल, पर ये जीन्स होते क्या हैं? पॉइंट 1 है मीनिंग ऑफ जीन्स। डायग्राम एक फ्लो है: सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए। अच्छा, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई से शुरू होता है। हाँ, हमारे शरीर की हर कोशिका सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं। और यही जीन्स हमारे शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। सही कहा, जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार, लंबाई आदि। अब पॉइंट 2 पर आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन विद इन स्पीशीज। सेम स्पीशीज, डिफरेंट जीन्स। यहाँ दिए गए चित्रों में कुत्तों की अलग अलग नस्लें हैं। सभी कुत्ते हैं, पर उनमें कितना अंतर है? बिल्कुल, सभी सेम स्पीशीज हैं, लेकिन उनके आकार, रंग और रूप में अंतर उनके डिफरेंट जीन्स की वजह से है। यही जेनेटिक डाइवर्सिटी है। भारत में हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण आम या चावल की किस्मों में देख सकते हैं। भारत में हजारों तरह के चावल और सैकड़ों तरह के आम मिलते हैं। और इंसानों का उदाहरण भी दिया गया है। पॉइंट 3 ह्यूमन एग्जाम्पल: हाइट, स्किन कलर, हेयर, फेशियल फीचर्स। सबसे अच्छा उदाहरण तो हम खुद हैं। दुनिया के सभी इंसान एक ही प्रजाति हैं, पर हमारी हाइट, स्किन कलर, हेयर और फेशियल फीचर्स में कितनी विविधता है। यह सब जेनेटिक डाइवर्सिटी का ही कमाल है। तो इसका महत्व क्या है? पॉइंट 4 इम्पोर्टेंस: हेल्दी ब्रीडिंग, एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। हाँ, इसका महत्व बहुत गहरा है। डायग्राम का फ्लो देखिए: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन, बेटर एडेप्टेशन, सर्वाइवल। मतलब जिसमें जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो पॉपुलेशन उतनी ही स्ट्रांग होगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि विविधता होने से उस प्रजाति की बदलते पर्यावरण या बीमारियों के प्रति एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की क्षमता बढ़ जाती है। और जो प्रजाति बेहतर एडेप्ट कर पाती है, उसका सर्वाइवल यानी अस्तित्व बना रहता है। अच्छा, मतलब अगर किसी प्रजाति में सभी जीव एक जैसे होंगे
तो कोई एक बीमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर सकती है। एकदम सही। विविधता एक तरह का बायोलॉजिकल इंश्योरेंस है। और इसका एग्जाम पावर पॉइंट। एग्जाम पावर पॉइंट: हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा आनुवांशिक विविधता, उतनी ही ज्यादा अनुकूलन क्षमता और उतने ही ज्यादा जीवित रहने के अवसर। जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के बाद अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं, जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जी, तो पहले परिभाषा देखते हैं। कोर मीनिंग बॉक्स: स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इक्वल टू वैरायटी एंड नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। ये परिभाषा तो बहुत सरल है। किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और संख्या। हाँ, यानी वहां कितने अलग अलग तरह के वैरायटी और कितनी संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब पॉइंट 1 पे आते हैं: रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप्स। इसमें 3 चीजें हैं: रिचनेस, मेनी स्पीशीज, अबंडेंस, लार्ज पॉपुलेशन, और टाइप्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम 2 तरीकों से मापते हैं: रिचनेस और अबंडेंस। रिचनेस का मतलब है कि उस क्षेत्र में कितनी अलग अलग प्रजातियां, मेनी स्पीशीज हैं, और अबंडेंस का मतलब है कि हर प्रजाति के कितने जीव, लार्ज पॉपुलेशन है। और इसमें हर तरह के जीव शामिल है। हाँ, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, और माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव, सब। अब आते हैं एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर: बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जी, पॉइंट 2, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये दुनिया के वो इलाके हैं जहां स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरी शर्त है हाई एंडेमिज्म। एंडेमिज्म? ये क्या होता है? एंडेमिज्म का मतलब है कि यहाँ पाई जाने वाली कई प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ उसी खास इलाके की होती हैं। अच्छा। तो मैप पर कुछ उदाहरण है, जैसे अमेज़न बेसिन, वेस्टर्न घाट्स, मैडागास्कर, इंडो बर्मा। हाँ, एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आपको मैप पर इन हॉटस्पॉट्स को पहचानने के लिए कहा जा सकता है। भारत में वेस्टर्न घाट्स और इंडो बर्मा क्षेत्र, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और यहाँ फिर से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिचनेस का जिक्र है। बिल्कुल। पॉइंट 3, हाई रेनफॉल प्लस वार्म क्लाइमेट प्लस सनलाइट इक्वल्स टू मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। एक बार फिर वही पॉइंट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां हाई रेनफॉल, वार्म क्लाइमेट और भरपूर सनलाइट है। और आखिरी पॉइंट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। हाँ, पॉइंट 4, यह चित्र प्रजातीय विविधता के वैश्विक वितरण को दिखाता है। पोल्स लो, टेम्परेट मीडियम और ट्रॉपिक्स वेरी हाई। मतलब जैसे जैसे हम पोल्स, ध्रुवों से ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। एकदम सही। ध्रुवों पर सबसे कम, टेम्परेट यानी समशीतोष्ण क्षेत्रों में मध्यम, और ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा। और एग्जाम पावर पॉइंट भी वही है। जी, एग्जाम पावर पॉइंट: tropical regions have the highest species diversity due to favorable climate, sunlight and rainfall. यह इस पूरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक है। इसे बार बार दोहराया जा रहा है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ये पॉइंट 5 मार्क आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बायोडाइवर्सिटी के तीसरे और अंतिम स्तर पर पहुंच गए हैं। हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी। जी, इसकी परिभाषा देखते हैं। कोर मीनिंग बॉक्स: ecosystem diversity refers to the variety of ecosystems and habitats in a region. मतलब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स की विविधता। हाँ, इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां सभी जीव अपने भौतिक पर्यावरण यानी हवा, पानी, मिट्टी के साथ मिलकर एक इकाई के रूप में रहते हैं। तो पॉइंट 1 है हैबिटेट डाइवर्सिटी। जी, मल्टीपल हैबिटेट्स इज इक्वल टू रिच बायोडाइवर्सिटी। चित्र में देखिए, कितने अलग अलग तरह के हैबिटेट्स यानी निवास स्थान दिखाए गए हैं। जंगल, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़। तो जिस जगह पर जितने ज्यादा तरह के हैबिटेट होंगे, वहां उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। बिल्कुल, क्योंकि हर हैबिटेट में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, पठार, समुद्र तट, हर तरह का इकोसिस्टम मौजूद है। पॉइंट 2 है इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। हाँ, हर इकोसिस्टम में कुछ जरूरी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस या पारिस्थितिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
मतलब पौधों द्वारा भोजन बनाना, मृत जीवों का सड़ना। और पोषक तत्वों का चक्र, ये प्रक्रियाएं ही इकोसिस्टम को जीवित और क्रियाशील रखती हैं। अगला पॉइंट है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बाउंड्रीज। जी, डायग्राम का फ्लो देखिए। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, सॉइल, वन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर सभी जैविक यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और अजैविक यानी सॉइल, वाटर, एयर घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर एक कम्युनिटी या समुदाय बनाते हैं। इन सबको मिलाकर वन इकोसिस्टम बनता है। और इसका महत्व क्या है? पॉइंट 4, स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड बैलेंस। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। डायग्राम का फ्लो है हाई डाइवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, बेटर एडेप्टेशन। मतलब जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वो इकोसिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और स्थिर होता है। बिल्कुल, उसमें किसी भी बदलाव जैसे जलवायु परिवर्तन या कोई बीमारी से निपटने की और अडेप्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है। एक विविध इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें क्या की पॉइंट है? एग्जाम पावर पॉइंट है। एग्जाम पावर पॉइंट, ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इंक्रीजेस इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। जितनी ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज्यादा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और रेजिलियंस होगी। हाँ, रेजिलियंस का मतलब है किसी झटके या बदलाव से उभरने की क्षमता। ये एक और की पॉइंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमने जैव विविधता के मूल सिद्धांतों को समझा। ये सिर्फ एक किताबी अध्याय नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व की कहानी है। अपने आसपास की प्रकृति को देखें, उसकी विविधता को सराहें और उसे बचाने की जिम्मेदारी को समझें। अगली कक्षा में हम इस अध्याय के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।